नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजधानी पटना में चल रहे फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। टेलीफोन एक्सचेंज में एटीएस की रेड में दो भाई अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों भाइयों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो खुलासे चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। गिरफ्त में आए ये दोनों भाई बस एक मोहरा है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्लाह अब तक फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी के रहने वाले सबीउल्लाह की तलाश पुलिस ने अब तेज कर दी है और बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में, जिनमें ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सीवान, छपरा और गोपालगंज जिले के लिए होती थी। इन फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज की पटना पुलिस को खबर 9 महीने पहले तब लगी जब आईबी ने पटना पुलिस को अलर्ट किया। 9 महीने से पटना पुलिस इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को तलाश रही थी और 20 जुलाई की रात इसका खुलासा हुआ। काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बरामद किया गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फ़र्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं और ये एक्सचेंज और वो एक्सचेंज जो है कनेक्टेड रहता है वीओआईपी पे, और उस एक्सचेंज में भी एक नंबर होता है जिससे उस देश के जो रिसीवर है उसके ऊपर कॉल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरफ से लोकल कॉल होता है बट वो इंटरनेशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू दीज फेक टेलीफोन एक्सचेंजेस। ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये एक लड़का था जो काम कर रहा था, जो सैलरी ले रहा था। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम सामने आ गया है, हम लोग उसके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस जुड़ा रहे हैं। अत्यंत ही देश के सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य की राजधानी में इस तरह का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय या कहिए इसको कि आतंकवादी कारोबार, आतंकवादियों से जुड़े हुए कारोबार चल रहे थे और इसकी जानकारी यहाँ के स्टेट इंटेलिजेंस को नहीं थी। गनीमत है कि ये जानकारी सेंट्रल आईबी के पदाधिकारियों को या उनकी एजेंसियों को मिली, जिसके माध्यम से बिहार सरकार को खबर की गई और उसके आधार पर छापामारी में पकड़ा गया। लेकिन असली तो उस जैसा पता चला है कि वो दोनों बोल रहा है कि साहब हम तो सिर्फ वेतन पर अपना काम करते थे, इसको चलाने वाला और इसको गाइड करने वाला कोई और था। तो ये बताने के लिए तो वही जिम्मेवार है। तो देखिए कैसे ये घंटी जो है वो खतरे की घंटी थी जो यहां पर लगातार इस्तेमाल में आ रही थी, लेकिन इसकी भनक 9 महीने पहले पुलिस को लग जाती है 20 जुलाई को। हालांकि कहां पर ये फर्जी एक्सचेंज जो है वो चल रहा है इसकी जानकारी होती है, उसके बाद रेड डाला गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, एक बड़ा खुलासा, लेकिन इस खुलासे से ये भी साफ होता हुआ कि इंटेलिजेंस के स्तर पर लोकल इंटेलिजेंस, यहाँ की स्टेट इंटेलिजेंस फेल नजर आई, क्योंकि आईबी की तरफ से ये अलर्ट दिया गया, उसके बाद जाकर इसका खुलासा होता है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिहार एटीएस ने कार्रवाई की है और आईबी जो सेंट्रल आईबी है उसका इनपुट था, उसके बाद कार्रवाई ये हुई और जो एक फेक एक्सचेंज था जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है उसका डिटेक्शन हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आईबी को इनपुट्स मिला था उसमें ये बात सामने आई थी कि पिछले कई महीनों से, अगर आप जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार 9-10 महीने से इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे थे। किस तरीके कॉल्स थे, क्या इनका मोटिव था, किस तरीके से किन किन लोगों ने बात की, तमाम जो ऐसे सवाल थे वो उभर कर सामने आ रहे थे और एक लंबा वक्त लग गया 9-10 महीने के बाद जाकर जिन जगहों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो सिवान हो, गोपालगंज हो, पटना हो, ज्यादातर जो लोग हैं जो सऊदी में रहते हैं या फिर दूसरी जगहों से ताल्लुक रखते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। तो किस तरह के कॉल्स यहाँ इस एक्सचेंज के जरिए आ रहे थे, कोई इसकी जानकारी सामने आ पाई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसा एंगल है जिस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। बिहार एटीएस भी इसमें पटना पुलिस को सहयोग कर रही है और मिडिल ईस्ट, ईरान, तेहरान, तमाम जो ऐसे देश हैं, पाकिस्तान से भी इस
इसके लिंक जुड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में, हालांकि 2017 में भी एक फेक एक्सचेंज को डिस्क्लोज किया था पटना पुलिस ने इस मैटर को, और आज एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। पिछले 20 तारीख को ये मामला उद्भेदन हुआ है। अब देखना होगा पुलिस किस मुकाम तक पहुंचे, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है पटना। संजय, ये जो दोनों लड़के गिरफ्त में आए हैं, ये तो मोहरे हैं, ये छोटे प्यादे हैं, जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ये दोनों लड़के कहां से ताल्लुक रखते हैं? क्या इन लोगों को इसके पीछे होने वाली साजिश की जानकारी थी? क्या उन्हें पता था कि ये फर्जी एक्सचेंज है, इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है? ये सब कुछ जानते बूझते हो रहा था? जी देखिए, बिल्कुल विवाह, आपने बिल्कुल सही कहा। अनिल चौधरी जो इसमें एक है, ये पहले भी फेक एक्सचेंज का, जब मैंने कहा गांधी मैदान थाने में 2017 में जब उद्भेदन हुआ था, तो उसका ये आरोपी था जो एब्सकॉन्ड कर रहा था, ये पकड़ में आया है। और पटना के ही बिहार के गोपालगंज के रहने वाले ये दोनों सहोदर भाई हैं और इनको सारी चीजों की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो क्लू दिया है, उस आधार पर मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। सिल्लीगुड़ी का जो मास्टरमाइंड है वो सिलीगुड़ी का रहने वाला बताया जाता है, जिसके गल्फ कंट्री से भी रिलेशन है। इस बात को का इनपुट पटना पुलिस को मिला है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा, ये पटना पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पर शिवपुर पंचायत के मुखिया अमित सिंह के आवास पर हमला किया गया है। मुखिया के आवास पर फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मुखिया की गाड़ी पर तोड़फोड़ की जाती है, हमला किया जाता है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। मामले में एक डॉक्टर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने मौके से 14 खोखे बरामद किए और बताया जाता है कि शिवपुर पंचायत के मुखिया अमित सिंह और विक्रमगंज के करुणा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह के बीच पुरानी रंजिश चल रही है और इसी रंजिश की वजह से डॉक्टर और उनके समर्थकों ने हमले को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में लाठी और डंडों से लैस लोग तोड़फोड़ करते साफ नजर आ रहे हैं। और पुलिस के आने से पहले डॉक्टर कमेंद्र वहां से थाने को चैलेंज करके आए और आके हमारे घर पे गोलीबारी की। वो तो संजोग अच्छा था कि हम लोग सभी लोग बाल बच गए। हम लोग भाग के छत पे चढ़े, हमारे रेलिंग पे गोली लगा हुआ है। जब हम झांक रहे थे कि कौन है देखने के लिए, तो रेलिंग पे गोली लगा। 15-20 फायर किए हैं। हमारे पुलिस जब यहाँ आई तो यहाँ से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। हमारे गाड़ी में गोली लगा है, सब साक्ष्य यहाँ मौजूद था, पुलिस ने देखा। और देखिए कि आगे कार्रवाई होता है। नालंदा के बिहार शरीफ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। पथराव की घटना में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने की कोशिश की गई। एसपी हरिप्रसाद एस खुद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में बताया। पुलिस ने 3 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और इस संबंध में हम लोग प्रशासन की तुरंत पहुँच गए, सिचुएशन नियंत्रण पर लाया। अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है। दोनों समाज के लोग आप लोग देख सकते हैं, दोनों लोगों के साथ बात कर रहे हैं। हम लोग मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उपद्रवी हैं उन लोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। कितने लोग बात आ रही है वो सब अभी कितने लोग जख्मी हैं सर? अभी तत्काल 1-2 लोगों के जख्मी होने की बात है। सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध का तटबंध टूट चुका है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात तकरीबन 2 बजे के आसपास तटबंध टूटा और तेजी से जो बाढ़ का पानी है वो इन इलाकों में फैलने लगा। बाढ़ में घिरे लोगों ने NH 57 समेत दूसरी उन जगहों पर शरण ली जो ऊंचे स्थानों पर हैं। तिलियुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर पिछले कई दिनों से ये दबाव बन रहा था। बीती रात दबाव बर्दाश्त न कर पाने की वजह से ये तटबंध यहां पर टूट गया और कई गांवों का संपर्क इस वक्त दूसरे जगहों से भंग है। सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध टूटने के बाद दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। उम्मीद की जा रही है कि रात तक टूटे इस तटबंध की मरम्मत कर ली जाएगी। हालांकि अब तक प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता अमित कुमार झा की रिपोर्ट। सिकरहट्टा बांध टूटने के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह
तरीके से लोग जो इलाके में बसे थे वो अपने घर के पास यानी इस सड़क पे आ चुके हैं। धीरे धीरे लोगों का पलायन शुरू हो चुका है और जिला प्रशासन अब भी उस बांध को बांधने की तैयारी में लगा है। बावजूद इसके अब तक उस बांध को बांधा नहीं जा सका है और वो काफ़ी बड़ी फीट में दूरी में वो टूट चुका है, जिसकी वजह से बांध को की मरम्मती में काफ़ी समस्या भी आ रही है। अब बताइए आपका ये बांध कब टूटा था? जी 4 दिन हो गया था। वो जो आगे वाला तटबंध टूटा था 4 दिन हो गया और ये 2 बजे रात में आज टूटा है। तो जिस दिन टूटा था वो तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सीपेज आने लगा था इधर। तो विभागीय लोग आए और इसको थोड़ा थोड़ा चारों साइड से बोरी से दे कर अब आप लोगों के घर में पानी चला गया है जी। क्या स्थिति है? कोई जिला प्रशासन का राहत दे रहा है आप लोगों को? जी अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला जी। अब बताइए जी, एक सवाल ये भी सामने आया था कि सुरक्षा बांध जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया तो टूटने के बाद लगातार आप लोग प्रशासन पे दबाव बना रहे थे उस बांध की मरम्मती की जाए, लेकिन प्रशासन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। क्या हुआ था पूरा मामला? सर अभी तो कोई भी देखने भी नहीं आया अभी तक जो क्या हुआ है। पानी लग गया इसलिए तो हम लोग बांध पे आकर के बैठे हैं, सब घर सब ला करके वहाँ से। क्या स्थिति है आपके घर की? क्या स्थिति, कितना पानी? इस अभी कुछ दिन 2, 4, 5 महीने के पीछे डीएम साहब खुद आए थे, बोले थे कि हम लोग यहाँ से बनवा देंगे, ऐसा कह करके चले गए थे। हम लोग भी जब 2-4 महीना हुआ नहीं आया, उसके बाद हम लोग भी चंदा दे करके पूरा ग्रामीण मिल करके जो भी चंदा चिट्ठा हुआ दे करके अपना स्तर से हम लोग यहाँ मिट्टी दिलवाए। उसके बाद से जो पानी जब रुक गया उसके बाद ये लोग कोई ध्यान ही नहीं दिया, अचानक यहाँ टूट गया। हम लोग भी परेशानी में डल गए। जितना देखिए 20-25 लाख का जो पटुआ खेती था सारा नष्ट हो गया, धान भी पूरा बग हो गया था, सारा नष्ट हो गया। दरअसल ये इस सुरक्षा बांध के टूटने के बाद लगातार लोगों के फसल डूब चुके हैं और स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है। अगर समय रहते इस बांध को बांधा नहीं गया तो आने वाला समय जो होगा वो कुशहा त्रासदी की पुनरावृत्ति हो सकती है। अभी कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? परिकोष पंचायत का। क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण यादव। क्या स्थिति है इस राज्य? स्थिति तो बहुत खराब है सर, एक भी घर नहीं इधर का बचेगा, कटनिया लग चुका है। प्रशासन जो काम कर रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? क्या इससे कुछ संतुष्ट बनेगा थोड़े प्रशासन से? ये तो अभी जब तक पानी कम नहीं होगा तब तो बांध नहीं हो सकता। क्या लगता है जो लोग और तबाह होंगे इससे? है लोग, आप देखने रहे, मतलब कितना जिला का लोग आया है यहाँ देखने के लिए। उसमें हम लोग 3 जुगा नदी में मरना बेलग वाले फटते हैं, हम लोगों को लगभग पानी पहुँच गया होगा। आप यहाँ बांध को देखने आए थे? जी सर, हम आए संतोष कुमार पर पंचायत का मरना बेलग। दरअसल जो यहाँ के स्थानीय निवासी आसपास के गांव के लोग भी हैं वो इस बांध को देखने भी आ रहे हैं कि आखिरकार ये कितना टूटा है और इससे कितनी तबाही मच सकती है। लेकिन जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है वो आने वाले समय में कुशहा त्रासदी की पुनरावृत्ति होगी अगर जिला प्रशासन समय पर इस बांध को नहीं बांध पाता है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिकरहट्टा बांध, सुपौल। सुपौल के निर्मली सिकरहट्टा के पास सुरक्षा बांध टूटने पर स्थानीय लोगों ने जल संसाधन विभाग की टीम पर बड़ा आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि बीती देर रात पैसे और काम को लेकर ठेकेदार और अभियंता के बीच विवाद भी हुआ। हंगामे को लेकर जल संसाधन विभाग की टीम वहां से फरार हो जाती है। जैसे ही हंगामा देखती हुई नजर आई जल संसाधन विभाग की टीम वो यहां से निकल गई, जिसके बाद तटबंध की दरार बढ़ने लगी और सुरक्षा बांध देखिए इस वजह से टूट जाता है। ये तस्वीर उस जगह की है जहां के लोगों ने इसके टूटने की आशंका पहले से जाहिर की थी। सुरक्षा बांध भी खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से, अपने सहयोग से लोगों ने बनाया था, लेकिन 4 दिन पहले ही वो सुरक्षा बांध टूटता है। उसके बाद इस बांध पर दबाव बढ़ने लगा। लोगों ने इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को आग्रह किया कि इस बांध को बचाया जाए, नहीं तो आसपास के इलाके के गांव के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लोगों की मेहनत की फसल डूब चुकी है, लाखों का नुकसान हो चुका है। घर बार से बेघर ये लोग अब ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक इस बांध को बनाने को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं। सर, आपको ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और अब आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर, पहले मेरा प्रायोरिटी। कितने देर में इसको सर बांध लिया? आज रात तक एकदम बांध जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक कि बांधेंगे।
तो देखिए, जो शख्स कैमरे पर बोलते नजर आ रहे थे उनका कहना है कि बस आज रात का इंतजार कर लीजिए, इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि कल रात तक जब वक्त था इसके टूटने से पहले इसे बचाने का, तब तक काम क्यों नहीं हुआ। जवाब देते हुए कतराते नजर आए। महावीर मंदिर विवाद पर हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीम प्रेमदास ने दावा किया है कि पटना का महावीर मंदिर हनुमानगढ़ी का ही था। हनुमानगढ़ी के संत महंत वहां पर रहते थे और यहीं से उनकी देखरेख होती थी। हनुमानगढ़ी का ही था। हनुमानगढ़ी के संत महंत वहाँ पर रहते थे और यहीं से उसका देखरेख होता था। परंतु बीच में कुड़ाल साहब जो वहाँ कुछ अधिकारी बने, चाहे पुलिस के हों, जो भी विभाग के रहे हों, वो अपना वो कर करके वहाँ का जो देख न सकें पराई विभूति की बात जो है उसको देख करके वहाँ के जो संत थे राम गोपाल दास जी महाराज, उनको मैंने नाजायज़ ढंग से फंसा दिया कि ये चोर है, बदमाश है, इसके बिस्तरे से इतना पैसा निकला और पिस्टल निकला, ये सब कुछ दिखा करके उनको उन्होंने मैंने बंद करवा दिया। अब बंद कराने के बाद केस जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से वो बरी हो गए, चले आए। तब के उसके अंतराल में ये अपना वहाँ वर्चस्व बना लिया। बिहार के लोगों को अब जल्द ही पटना म्यूजियम नए रूप में मिलने वाला है। जी हां, बिहार सरकार ने पटना म्यूजियम को सजाने और नए तरीके से बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। नए रूप में म्यूजियम 18 महीने यानी कि 2022 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो अब आपको नए रंग रूप में नजर आएगा पटना का ये म्यूजियम, यानी कि जब आप यहां पर पहुंचेंगे इस म्यूजियम को आप दूसरे अंदाज में देख पाएंगे। उनको 18 महीने का समय दिया गया है म्यूजियम बन के तैयार होने में, तो ये उम्मीद है कि अगले साल ये बन के तैयार हो जाएगा। 2022 के लास्ट तक हम लोग मतलब दे पाएंगे म्यूजियम को। बिहार के लोगों को जल्द ही अब पटना म्यूजियम नए रूप में देखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने इस म्यूजियम को सजाने और संवारने के लिए और नए रूप में ढालने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की है और ये परियोजना 2022 तक खत्म हो जाएगी। 18 महीने का समय लिया गया है इस परियोजना को खत्म करने में और कह सकते हैं कि 2022 के बाद पटना में जो भी दर्शक हैं या बिहार के या बाहर के जो भी लोग आएंगे उनको पटना म्यूजियम नए रूप में मिलेगा। पटना म्यूजियम में 1764 के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होंगे ये रखे जाएंगे दर्शकों को देखने के लिए। 1764 के पहले जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसे बिहार म्यूजियम में रखा गया है और 1764 के बाद जो ऑब्जेक्ट हैं या जो भी दर्शनीय चीज हैं वो रखे जाएंगे पटना म्यूजियम में और दर्शकों को, बिहार के लोगों को दो म्यूजियम मिलेंगे उनको देखने के लिए, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम। कह सकते हैं कि 2022 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा पटना म्यूजियम दर्शकों के लिए। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। जोमेटो के शेयरों की भारतीय शेयर बाजार में बम्पर लिस्टिंग हुई है। अपनी कामयाबी से गदगद जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इसके लिए रिलायंस जियो को थैंक यू कहा है। जोमेटो ने कहा कि जियो के विकसित वेब सिस्टम की वजह से ही उनकी कंपनी लगातार प्रगति कर रही है और आज इस मुकाम तक पहुंची है। जोमेटो ने अपनी कामयाबी का श्रेय पूरी तरह से रिलायंस जियो को दिया है। जियो के फास्ट नेटवर्क और कोने कोने तक पहुंच की वजह से जोमेटो लोगों की पसंद बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वो वैक्सीन के लिए सारे नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाने तक पर उतारू हो गए। आखिर लोग क्यों ये नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए
और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते तक नजर आए। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। हैरानी देखिए, अब से चंद महीने पहले तक वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ मक्खियां मारते दिखाई देते थे। टीवी और रेडियो पर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम विज्ञापनों के बावजूद लोगों में जागरूकता की भारी कमी थी। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय स्तर पर लोगों के घर जाकर लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें टीके का फायदा गिनाना शुरू किया, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर बदलने लगी। और अब आलम ये है कि टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। जितने भी केंद्र हैं उन पे सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वैक्सीन की डोजेस भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना पड़े। हालांकि टीके को लेकर लोगों में आई जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि स्थानीय प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक करे। अभी सेहत की ये संजीवनी निरोग भारत का सही संदेश लोगों तक पहुंचा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और ये सब आपके फोन पर हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक कर किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।